आज ये बातें आप सबके सामने मैं साझा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो लोग निवेश की सोच के साथ यहां पर आए हैं, मुझे लगता है इससे खूबसूरत परिस्थिति और नहीं हो सकती। और वो लक्ष्य है कि किस तरीके से हम अपने राज्य को, अपने प्रदेश को एक ऐसा राज्य जहां पे अनंत संभावनाएं हैं, किसी कारणवश संभवतः उन संभावनाओं को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाए, हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो इसको लेकर के चिराग पासवान का क्या प्रतिक्रिया है, क्या कह रहे हैं, ये वीडियो पूरा देखिए। एक खास लक्ष्य, एक खास उद्देश्य के साथ हम सब उपस्थित हुए हैं और वो लक्ष्य है कि किस तरीके से हम अपने राज्य को, अपने प्रदेश को एक ऐसा राज्य जहां पे अनंत संभावनाएं हैं, किसी कारणवश संभवतः उन संभावनाओं को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाए, हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए। कैसे उन संभावनाओं को एक्सप्लोर करते हुए हम लोग अपने राज्य को आगे लेकर जाएं, जो हमारे प्रधानमंत्री, जो मुझे लगता है देश के हर एक नागरिक का लक्ष्य है कि 2047 तक देश हमारा एक विकसित देश बने। दशक बीत गए जब हम सुनते आ रहे हैं लंबे समय से कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग नेशन है। ये सवाल बचपन में कई बार मेरे मन में कौंधता था कि कब तक हम लोग डेवलपिंग ही रहेंगे, एक दिन तो आएगा जब हम लोग डेवलप नेशन बनेंगे। पर उस सोच को, इस इच्छा शक्ति के साथ संभवतः आज तक किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने लक्ष्य के साथ धरातल पर उतारने का प्रयास नहीं किया, जो मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और उन्होंने वो लक्ष्य हम सबको दिया कि 2047 तक जहां देश 100 साल आजादी के मना रहा होगा, तब हमारा देश एक विकसित देश बने। और उस देश को विकसित बनने की दिशा में लेकर जाने के लिए जरूरी है देश का हर राज्य विकसित बने, देश का हर एक जिला विकसित बने, देश का हर एक ब्लॉक, प्रखंड विकसित बने, पंचायतें विकसित बने, गांव और शहर की दूरी को कम किया जा सके। इस सोच के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। और मुझे खुशी है इस बात की कि आज एक लंबे समय के बाद ये खूबसूरत परिस्थिति बिहार में भी बनी है, जहां पर केंद्र की तर्ज में बिहार में भी सरकार है, जहां दोनों सरकारों का जो संघीय ढांचा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, जिसमें कई बार राजनीतिक दलों ने इस फेडरल स्ट्रक्चर का लाभ उठाते हुए बहाने भी बनाने का प्रयास किया कि हम लोग कार्य इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिलता। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिलता। और ये एक विपरीत परिस्थिति हमारे राज्य में भी लंबे समय तक रही थी। आयरनी रहा है, हमारे स्टेट की विडंबना ये रही है कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ऑलमोस्ट फॉर 27 ईयर्स बैक टू बैक इट हैपेंड कि हमारे केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार, और दोनों सरकारों के विरोधाभास ने एक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जिसकी वजह से केंद्र सरकार की परियोजनाओं को राज्य सरकार ने धरातल पर नहीं उतरने दिया और राज्य सरकार की परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने स्वीकृति नहीं दी। आज ये बातें आप सबके सामने मैं साझा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो लोग निवेश की सोच के साथ यहां पर आए हैं, मुझे लगता है इससे खूबसूरत परिस्थिति और नहीं हो सकती, जिसको हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन का नाम देते हैं। और हकीकत है, इस व्यवस्था को एक बिहारी होने के नाते मैंने स्वयं महसूस किया कि जब केंद्र की सोच वाली सरकारें राज्य में होती हैं तो वो ईज ऑफ बिजनेस होता है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस होते हैं। राज्य सरकार की योजनाएं केंद्र सरकार के पास जाकर लंबित नहीं होती, केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य सरकार धरातल पर उतारने में कठिनाई नहीं उत्पन्न करता है। ये सहजता बनती है और ये एक सहज एटमॉस्फेयर एक लंबे समय के बाद हमारे प्रदेश को मिला है। और मैं चाहता हूं कि इसका जितना ज्यादा लाभ हम लोग उठा सकें। राज्य सरकार कितना गंभीर है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कितने गंभीर हैं निवेशकों की सुविधाओं को लेकर, उनकी चिंताओं को लेकर। मुझे लगता है आपने अनुभव किया होगा कितनी गंभीरता से विभिन्न डिपार्टमेंट जो इस विषय से जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने प्रेजेंटेशंस आपके सामने रखे। आपने इंडस्ट्री विभाग का देखा, आपने एग्रीकल्चर विभाग का देखा, आपने एनिमल एंड फिशरीज डिपार्टमेंट के अपने प्रेजेंटेशन देखे, जिसमें क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या पॉलिसीज हैं, जिसके माध्यम से आपका निवेश न सिर्फ सुरक्षित रहे राज्य में, बल्कि आपके साथ साथ हमारे राज्य को भी बढ़ने का मौका मिले। कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा। ऐसे में जब हम लोग आज फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टर्स मीट जब हम लोग आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहां पर, ऐसे में इसके पीछे की सोच भी यही है कि कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते हमारे किसानों को भी वो मजबूती मिले। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य रहा है कि किस तरीके से हम लोग किसानों की आय को दुगना करें। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है और खासतौर पर वो भारत जैसे देश के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देश का अधिकांश हिस्सा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, किसानों से जुड़ा हुआ है, किसानी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कैसे हम अपने किसान भाइयों की मदद करते हुए अपने आप को भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अनंत संभावनाएं हैं आज की तारीख में बढ़ने के लिए। जिस तरीके से सोसाइटी में बदलाव आ रहा है,
धीरे धीरे अर्बनाइजेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आ रहा है, वर्किंग कपल्स का कंसेप्ट आ रहा है। ऐसे में रेडी टू ईट, तुरंत प्रोसेस किया हुआ चीजें कैसे हमको मिले या उस खाद्य पदार्थ की लॉन्जिटिविटी कैसे बढ़े, इन तमाम विषयों पर आज गहन चिंतन मंथन हो रहा है। R&D इस सेक्टर में सबसे ज्यादा की जा रही है। ऐसे में ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे अगर आप जुड़ते हैं तो ग्रोथ की अनंत संभावना है। और हमारे देश में खासतौर पर जहां ना सिर्फ नेशनली, ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर इस सेक्टर को अभी तक उतना टैप नहीं किया जा सका है, बल्कि ग्लोबली भी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखें तो इंडियन ब्रांड्स की, हमारे पदार्थों की जहां एक तरफ मांग है, वहीं अभी तक हमारी उपस्थिति उस तरीके से ग्लोबली नहीं दर्ज हुई है। और उस सेक्टर में भी बहुत बड़ी संभावनाएं हम सबके सामने हैं। आज जब इंडस्ट्री लीडर्स यहां पर मौजूद हैं, आप सबसे विनम्र आग्रह भी है मेरा कि कैसे हम लोग भारतीय पदार्थों को हम लोग अंतरराष्ट्रीय मार्केट में लेके जा सके। हम सब जब विदेश जाते हैं, घूमते हैं, हम सबके लिए ये गर्व की बात होगी जब हम लोग इंडियन ब्रांड, जिसको यहां पर हम लोग रोज देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, विश्वास करते हैं, जब वो ब्रांड्स हम लोग को इंटरनेशनल मार्केट, सुपरमार्केट्स में देखने को मिलेंगे तो ये हम लोग के लिए भी गर्व की बात होगी। और ना सिर्फ ये भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाने का काम करेगा, बल्कि इंडियन ब्रांड्स धीरे धीरे कैसे हम लोग, हमारे पास अबंडेंस में है सब कुछ, भारत इतना बड़ा देश है, हम लोग सक्षम हैं ना सिर्फ हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें, बल्कि वो दिन भी दूर नहीं है। और इस सोच के साथ हमारी केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जहां हम लोग अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए दुनिया की जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि में हम लोग मजबूत कदम उठा सकें। कैसे हम लोग ग्लोबली वर्ल्ड फूड बास्केट के तौर पर अपने आप को हम लोग प्रस्तुत कर सकें, उस सोच के साथ, उस दिशा में हम लोग को कार्य करने की जरूरत है। पर आज जब मैं बिहार में मौजूद हूं, मेरी प्राथमिकताओं में बिहार है, बिहारी हूं, केंद्र सरकार में जहां जिम्मेदारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर के तौर पर मेरी देश भर के हर राज्य से जुड़े हुए लोगों की है, पर वहीं एक बिहारी होने के नाते मेरी प्राथमिकताओं में बिहार है। और बिहार में हर वो सुविधा उपलब्ध है, इतनी डाइवर्सिटी है, इतने अलग 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 तरीके के पदार्थ हैं। मुझे याद है मैं एक अपने विजन डॉक्यूमेंट में मैं काम कर रहा था, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में, और जब मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में मैं काम कर रहा था, सबसे ज्यादा ध्यान अगर मैंने कभी केंद्रित किया तो फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर पे ही मैंने किया। कृषि प्रधान राज्य होने की वजह से यहां पर आम हो, लीची हो, केला हो, मखाने हो, ये तमाम चीजों की इतनी ज्यादा उत्पादन है यहां पर। और उस वक्त मैंने हमेशा इस बात को कहा था कि अगर इनके प्रोसेसिंग यूनिट्स यहां पर लग जाएं, इनके पैकेजिंग यूनिट्स यहां पर लग जाएं, इनकी मार्केटिंग अगर हम लोग अच्छे से करने लग जाएं, तो हम लोग ना सिर्फ किसानों की मदद करेंगे, बल्कि राज्य के राजस्व में भी एक बड़ा योगदान होगा और यहीं पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हम लोग क्रिएट कर सकेंगे। मुझे लगता है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के दौरान मैंने इतनी इन बातों को मैनिफेस्ट कर लिया कि प्रधानमंत्री जी ने अंतोगत्वा मुझे इसी विभाग की जिम्मेदारी, और आज जब इस विभाग की जिम्मेदारी मेरे पास है, आज जब इस विभाग की जिम्मेदारी मेरे पास है, उन तमाम सोच को मैं धरातल पर उतारना चाहता हूं। और इसके लिए जरूरत है मुझे आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। जहां एक तरफ फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से हम लोग वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकते हैं, वहीं प्रोसेसिंग के माध्यम से जितने भी पेरिशेबल आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, उसकी लॉन्जिटिविटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ज्यादा समय तक वो कैसे रुकें, ज्यादा से ज्यादा किसानों को आर्थिक मदद इसके माध्यम से कैसे पहुंचे, इस दिशा में हम लोग को कार्य करने की जरूरत है। इसमें यकीनन स्वाभाविक है जितने बिग प्लेयर्स हैं उनकी हमें जरूरत है, बट साथ ही में फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मैसिव वे में हम लोग कारपेट बॉम्बिंग कर सकते हैं। छोटे छोटे यूनिट्स, पंचायत स्तर के यूनिट हम लोग इसमें लगा सकते हैं, जिसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर किसानों को कैसे लाभ मिले। और ये तमाम ऐसे विषय हैं। बिहार का मैं जिक्र ज्यादा इसलिए करता हूं क्योंकि बिहार में अभी तक हम लोगों ने इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया। आप अभी भी जिले के स्तर पर हम लोग बात कर रहे हैं, पर अभी आप जाइए प्रखंड के स्तर पर, आप जाइए पंचायतों के स्तर पर, संभावनाएं हैं इसकी, क्योंकि उत्पादन उस स्तर का है हमारे राज्य में। इसीलिए आज जब हम लोग यहां पर मौजूद हैं, ये विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं डबल इंजन की सरकार का, जहां पर माननीय मंत्री बिहार सरकार नीतीश भाई भी यहां पर मौजूद हैं। इनका, हमारा, इन दोनों सरकारों का हैंड एंड ग्लव्स की तरह आज की तारीख में हम लोग कार्य कर रहे हैं, जहां पर हर वो जरूरत जो राज्य सरकार की हो वो केंद्र सरकार पूरा करने का न सिर्फ विश्वास बल्कि उसको करती भी है, और वही सहयोग पूरी मजबूती के साथ हम लोग को राज्य सरकार से भी मिला। और जिस तरीके से राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में नई नीतियों को लाकर ईज ऑफ बिजनेस आप सबको प्रोवाइड करने की सोच रखी है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस का जिक्र हुआ है। यहाँ पे जितने हमारे साथी आए जिन्होंने अपना अनुभव यहाँ पे साझा किया, जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरीज को यहाँ पे रखा, या जिनसे मेरी वैसे भी बातचीत होती है, वो बताते हैं, और जिस बात को माननीय मंत्री साहब ने भी प्रमुखता से यहाँ पे रखने का काम किया कि बिना इंटरफेरेंस के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी तकलीफ के
आपके हक अधिकार आपके दरवाजे तक पहुंचते हैं, इंसेंटिव्स हो, सब्सिडीज हो, वो तमाम चीजें आप तक पहुंचती है। और यही सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की भी रही है कि सरकार का जीरो इंटरफेरेंस होना चाहिए। सरकार इंटरफेयर तब करे जब आपको कहीं पे कोई कठिनाई हो, अदरवाइज सारी चीजों को इतना ऑटो पायलट मोड पे कर दिया गया है कि बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के, फॉर दैट मैटर, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। आज की तारीख में सारी चीजें आपको ऑनलाइन आपको उपलब्ध होंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं। बट अगर कल को भगवान ना करे कोई इस तरीके की समस्या आती है तो उसके लिए माननीय मंत्री नीतीश जी भी यहां पर मौजूद है, हम लोग वहां पर मौजूद हैं। हम सबका लक्ष्य यही है कि इस सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए और खास तौर पर इस सेक्टर को, फूड प्रोसेसिंग के इस सेक्टर को बिहार में आगे बढ़ाया जाए। बिहार जैसा राज्य जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, और बिहारियों की बुद्धि पर, क्षमता पर कतई कोई शक नहीं कर सकता। हम वो लोग हैं, जब हम लोग को के पास विपरीत परिस्थितियां थी, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, हम लोगों ने हार नहीं मानी, दूसरे राज्यों में गए। और आज मुझे कहने में कतई कोई संकोच नहीं है, बल्कि मैं गर्व से कहता हूं कि अगर आज की तारीख में देश का आर्थिक पहिया अगर चल रहा है तो उसमें बिहारियों का बहुत बड़ा योगदान है। देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा या हमारे देश का शायद ही कोई ऐसा सेक्टर होगा जहां पे बिहारियों का योगदान नहीं है। आप बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, वहां पे आपको सीईओ सीएफओ आपको वहां पे बिहारी मिलेंगे। आप मीडिया हाउसेज में चले जाइए, वहां पे बड़े बड़े पदों पर आपको बिहारी मिलेंगे। नीडलेस टू से मैक्सिमम नंबर ऑफ आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बिहार से आते हैं। तो ऐसे में बिहारियों में वो क्षमता है। हम लोगों को वो परिस्थिति वैसी नहीं मिली, पलायन करना पड़ा, बाहर गए, दूसरे राज्यों में गए, पर हार नहीं मानी। वहां पर भी जाकर हम लोगों ने उस राज्य में अपना योगदान देने का काम किया। बट हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ये सोच रही है, मेरी ये सोच रही है कि अब समय आ गया है रिवर्स माइग्रेशन का। जो लोग बिहार छोड़कर बिहार से बाहर गए हैं, बिहार में ऐसी परिस्थिति और एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करेगा कि वो लोग वापस अपने राज्य में आए। आज भी मैंने कई लोगों से इंटरेक्शन के दौरान, इससे पिछला जो हम लोग का सेशन था राउंड टेबल मीटिंग के दौरान, कई लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया कि 20 साल के बाद हम वापस आ रहे हैं, 2 दशक के बाद हम वापस आ रहे हैं बिहार में निवेश करने के लिए, क्योंकि बिहार ने धीरे धीरे अब वो इकोसिस्टम तैयार करना शुरू किया इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस तरीके से इस बार के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री जी की तरफ से बिहार पे विशेष ध्यान दिया गया, लगभग 60,000 करोड़ की राशि का निवेश बिहार में आने वाले दिनों में करने जा रही है केंद्र सरकार, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स हैं, पावर सेक्टर है, रेलवेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके सड़क है, पुल पुलिया है, इन तमाम विषयों को लेकर जिस तरीके से आज की तारीख में वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कनेक्टिविटी तैयार की जा रही है। अभी माननीय मंत्री जी ने भी बताया, न सिर्फ रेलवेज बल्कि एयरवेज के माध्यम से भी अलग अलग एयरपोर्ट्स को जिस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, ड्राई पोर्ट हम लोग यहां पर लेकर आए। ये तमाम ऐसी व्यवस्था है जो आपकी लॉजिस्टिक्स को भी नियंत्रित करने में सबकी मदद करेगी। ऐसे में ये तमाम बातें साझा पुनः इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि आज की तारीख में बिहार तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है। आप आए, बिना किसी संदेह के, बिना किसी संकोच के निवेश करें, खुलकर निवेश करें। ये विश्वास मैं, मेरी सरकार, ये विश्वास बिहार में हमारी सरकार मिलकर हम आप लोगों को दिलाना चाहते हैं कि आपका निवेश न सिर्फ सुरक्षित रहेगा बल्कि आपको उस निवेश के माध्यम से अपनी अपनी कंपनी को बढ़ाने का भी मौका मिलेगा। आने वाले दिनों में आप लोग खुद एक्सपेंशन प्लान्स भी लेकर आएंगे, ये भी मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं। पर मैं साथ ही में ये भी चाहता हूं कि जहां हम सरकार आपके लिए इतना कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, वही वो कॉर्पोरेशन आप सबके माध्यम से भी चाहिए। आप सब ब्रांड एम्बेसडर्स बने। जिस परसेप्शन का जिक्र माननीय मंत्री जी कर रहे थे, वो परसेप्शन कहीं ना कहीं बिहारियों के लिए चिंता का विषय भी बना है। इस परसेप्शन की वजह से लोग कई बार डरते हैं, और ये वो लोग डरते हैं जो कभी बिहार आए भी नहीं होते। वो लोग दूसरे राज्यों में रहकर सिर्फ बिहार के बारे में चर्चा करेंगे कि अरे गए वहां पे निवेश सुरक्षित नहीं है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, ईज ऑफ बिजनेस नहीं है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज नहीं है। प्लीज आप उन्हें बताएं, जो लोग बिहार में निवेश कर चुके हैं या जिन्होंने अभी इंटेंट जाहिर किया है, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करूंगा। 2181 करोड़ का निवेश आज की तारीख में अलग अलग कंपनीज के द्वारा जिन्होंने इंटेंट जाहिर किया है, आप सबके माध्यम से मैं चाहता हूं कि बिहार, एक नए बिहार की छवि आप लोग लेकर जाए। बिहार वो प्रदेश है जो अपनी संस्कृति के साथ विकास करने की सोच रखता है, जो अपनी विरासत को संजोकर, और वो खूबसूरत विरासत रही है। हम लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर तब हम लोग फक्र करते थे जब देश तो भूल जाइए, दुनिया में शिक्षा के महत्व को किसी ने नहीं समझा था। उस वक्त विदेशों से लोग आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी तालीम शिक्षा हासिल करने। आज पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी उस नालंदा यूनिवर्सिटी के उस गौरवशाली इतिहास को संजोकर उसी रूप में आने वाली पीढ़ी को सौंपने की सोच रखते हैं।
गौतम बुद्ध की यह धरती रही है, भगवान महावीर की यह धरती रही है, गुरु गोविंद सिंह जी की यह धरती रही है, मेरी माता सीता की यह धरती रही। एक से एक बुद्धिजीवी यहां से निकले हैं जिन्होंने देश में योगदान देने का काम किया है। आज उस राज्य की विरासत को संजोकर एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में जहां आप सबके साथ की जरूरत है, आप सबके सहयोग की जरूरत है, वहीं केंद्र सरकार की तरफ से मेरा मंत्रालय हर वो संभव प्रयास करेगा जिसमें आपको और ज्यादा सुविधा हो और ज्यादा मदद हो। अलग अलग योजनाओं के तहत आज की भी तारीख में हम ये तमाम कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से हो, पीएमएफएमई स्कीम के माध्यम से हो, जिसमें बिहार बहुत खूबसूरत प्रदर्शन कर रहा है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। पीएलआई स्कीम्स के माध्यम से हो, हम लोग अलग अलग स्कीम के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रोसेसिंग सेक्टर को हम लोग आगे लेकर जाएं। पिछले कुछ दिनों पूर्व सितंबर के महीने में हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया का भी आयोजन किया था, जिसमें हम लोगों ने एक मंच, एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया, जहां पर निवेशक से लेके, इनोवेटर से लेके, प्रमोटर से लेके, स्टार्टअप आइडिया से लेके तमाम वो सब लोग जो कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो एक मंच पर आकर उनको एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने का, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिले, इस सोच के साथ वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया गया था। आने वाले सालों में इसको और बड़े स्तर पर हम लोग लेकर जाना चाहते हैं। पिछला जो आयोजन था उसमें लगभग देश भर में से 26 राज्यों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। इंटरनेशनल अगर मैं जिक्र करूं तो अलग अलग देशों में से 100 से ज्यादा देशों का पार्टिसिपेशन इस इवेंट में रहा। B2B कई ऐसे MOU साइन हुए, B2G गवर्नमेंट के द्वारा हो, ये तमाम चीजें उस मंच पर की गई। ये तमाम कार्य करने के पीछे पुनः वही सोच है कि कैसे प्रोसेसिंग सेक्टर को हम लोग आगे लेकर जाएं। कई बार एक धारणा भी बांधी जाती है, एक नैरेटिव भी सेट किया जाता है प्रोसेसिंग सेक्टर को लेकर, जहां पे काउंटर नैरेटिव चलता है कि कैसे फूड प्रोसेसिंग, जितने भी रॉन्ग एडवर्टीजमेंट करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसको कमतर करके दिखाना चाहते हैं कि प्रोसेसिंग सेक्टर में न्यूट्रिएंट वैल्यू ले ली जाती है। ये हम सब की मिलकर कोलैबोरेट कलेक्टिवली हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि प्रोसेसिंग सेक्टर को हम लोग भी जनता के सामने लेकर जाएं और बताएं कि भाई इसमें गलत नहीं है, उल्टा हम लोग इसमें वैल्यू ऐड कर देते हैं। कई लोग हैं जो कि ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू निकाल ली जाती है, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल, ये तमाम चीजें, ये धारणा बांधकर इस सेक्टर को डीमोटिवेट करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में मुझे लगता है ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम लोग जनता के बीच इस बात को लेकर जाएं कि कैसे वैल्यू एडिशन हम लोग इसमें करते हैं, इसकी गुणवत्ता हम लोग बढ़ाने का काम करते हैं। ये तमाम ऐसे विषय हैं जो कि मुझे लगता है इंडस्ट्री और सरकार दोनों को मिलकर करने की जरूरत है। गुणवत्ता पर कई लोगों ने उदाहरण यहाँ पे पेश किए हैं, मुझे खुशी है इस बात की, और मेरा अपना भी अनुभव रहा है कि अलग अलग समय पे अलग अलग यूनिट्स का मुझे विजिट करने का मौका मिला, तो वहां पर ना सिर्फ वर्ल्ड क्लास सेटअप, स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिली, जिसको देखकर आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग के प्रोसेसिंग यूनिट्स दुनिया में किसी भी विकसित देश से कतई कम नहीं है। उसकी बराबरी पर या संभवतः उससे बेहतर ही हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये जरूरी भी है। गुणवत्ता के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज ना सिर्फ आपकी ब्रांड वैल्यू को कम करता है, बल्कि हमारे राज्य को, हमारे देश को भी एक गलत छवि में लेकर जाता है। मुझे लगता है इसके लिए आप सब लोग स्वयं ही पूर्णतः सजग हैं। आप सब अपने ब्रांड नेम को भी कतई किसी गलत खबर, गलत न्यूज, गलत छवि के साथ नहीं जोड़ना चाहेंगे। तो गुणवत्ता पे आप सब विशेषता वैसे ही ध्यान दे रहे हैं। इसी सोच के साथ हम लोग को आगे बढ़ने की जरूरत है। एक बार फिर से मैं बिहार सरकार का, माननीय मंत्री जी का, तमाम साथियों का मैं धन्यवाद करूंगा इस खूबसूरत कार्यक्रम के आयोजन के लिए। मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जब हम लोग विकसित बिहार का जिक्र करेंगे तो उसकी नींव में जरूर ये इन्वेस्टर समिट का जिक्र होगा, क्योंकि इसने एक नई ऊर्जा लेकर आया है, और इस ऊर्जा के साथ ये विश्वास हम दोनों सरकारें आपको दिलाना चाहती हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार आप सबके लिए हर कदम, हर जगह आपकी हर समस्या को समाधान करने के लिए हम लोग तैयार हैं, मौजूद हैं। आप आए, निवेश करें, दिल खोलकर निवेश करें, और अपनी सक्सेस स्टोरी देश के साथ, दुनिया के साथ जरूर साझा करें। यहां आने के लिए, इस कार्यक्रम में अपना योगदान देने के लिए। तो आप जो है पूरा वीडियो देखे हैं, चिराग पासवान को सुने हैं, चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे थे, तो इसको लेकर के क्या आपका प्रतिक्रिया है, क्या आपका सोचना है, क्या आपका विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।